उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से चारधाम की यात्रा रोक दी गई है। बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पैदल यात्रा सुबह 5 बजे तक रोकी गई थी। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। हेलीकॉप्टर सेवाएं भी अब बंद कर दी गई हैं। इस बार केदारनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी 2 वजह हैं। पहला, खराब मौसम और दूसरा, महादेव के भक्तों की भारी भीड़। हालात ये हैं कि केदारनाथ धाम जाने के रास्ते पर गंदगी और कचरे का ढेर नजर आ रहा है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर वक्त रहते ठीक इंतजाम और सही कदम नहीं उठाए गए तो बहुत जल्द 2013 की त्रासदी देखनी पड़ सकती है। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं। पिछले साल 5 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे। बाबा के दर पर मत्था टेक कर आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री की महादेव की भक्ति और केदारनाथ की शक्ति ने भक्तों में जोश भर दिया। 6 मई को जब केदारनाथ धाम के कपाट खुले तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। इसके बाद अगले 15 दिन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। ऐसी भीड़ शायद पहले नहीं देखी गई। सिर्फ 15 दिन के अंदर 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। लेकिन भक्तों की भारी तादाद से सरकार के सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। महादेव के भक्तों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। पहाड़ी रास्तों से गुजरकर श्रद्धालु बाबा के द्वार तक पहुंचते हैं। इन पहाड़ी रास्तों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। केदारनाथ धाम एक पहाड़ी की चोटी पर है जहां पहुंचना काफी मुश्किल होता है। पहाड़ के रास्ते टट्टू की सवारी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन यात्रा के दौरान बारिश और बर्फबारी ने श्रद्धालुओं की मुश्किल बढ़ा दी है। बारिश की वजह से रास्तों पर कीचड़ जमा हो गया है। रास्तों पर फिसलन है, जिससे गुजरना काफी जोखिम भरा हो गया है। 6 मई को बाबा केदार के कपाट खुल गए। 6 मई से आज तक कम से कम 10 से 12 दिन का समय हो चुका है यात्रा को। आज वहाँ की स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक वहाँ पर लाइट की सुचारू व्यवस्था नहीं है। पानी वहाँ पर समय पर नहीं आ पाता है और वहाँ पर लाइट की स्थिति बहुत बुरी स्थिति है। और गंदगी पूरी कबाड़ जो बाजार से उठाया जाता, सारे कबाड़ मंदिर के लिए प्रभावित किया जाता है। न वहाँ पर डंपिंग जोन की व्यवस्था हो पाए कबाड़ के लिए, न कुछ हो पाए। जो श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच गए हैं वहां भी उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बाबा के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। ऊपर से बारिश और बर्फबारी ने लोगों की और दिक्कत बढ़ा दी है। श्रद्धालुओं को बारिश और बर्फबारी के बीच घंटों लाइनों में लगे रहना पड़ रहा है। बारिश के बाद ठंड भी काफी बढ़ गई है। रविवार को केदारनाथ धाम में बारिश और बर्फबारी दोनों हुई। बारिश के दौरान भक्तों की लाइन मंदिर से 500 मीटर दूर चबूतरे तक लगी हुई थी। इसकी वजह से श्रद्धालुओं में प्रशासन के खिलाफ काफी गुस्सा है। लंबे वक्त से केदारनाथ धाम में रेन शेल्टर की मांग की जा रही है, जो आज तक पूरी नहीं हुई है। ये लाइन में लगने के लिए हम एक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो लोग लाइन में लगे हों उनका संख्या कम की जा सके। लोगों को खुद से पता हो कि टोकन मिल जाए उनको पहले ही, और बाद में उनको पता हो कि इस समय के बीच में उनका टोकन आ सकता है, तो अपने आप लाइन जो छोटी हो सकती है उसको करने का प्रयास कर सके। केदारनाथ में बद इंतजामी की एक और तस्वीर देखिए। केदारनाथ धाम के रास्ते की पहाड़ियों पर चारों तरफ नजर दौड़ाइए तो सिर्फ गंदगी ही गंदगी दिखाई देगी। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के साथ ही कचरा और गंदगी भी बढ़ने लगी है। केदारनाथ जाने के लिए श्रद्धालु पहले सोनप्रयाग आते हैं, फिर वहां से गौरीकुंड का रास्ता गाड़ियों से तय करते हैं। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर का लंबा रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। इस दौरान जगह जगह श्रद्धालु अपने तंबू लगाते हैं। कैंप में रुकने वाले श्रद्धालु अपने पीछे प्लास्टिक की बोतल, पॉलिथीन और कई तरह के कचरे छोड़ जाते हैं। लोगों ने इतना कचरा छोड़ा है कि वहां अब भी कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। वो कूड़ा जहाँ तहाँ फैला है और जो हमारे सुलभ वाले वहाँ पे कर्मचारी हैं वो मुझे बिल्कुल भी दिखे नहीं, क्योंकि जो मंदिर परिसर में है वो तो हैं, लेकिन जो रास्ते में है जहाँ ज़्यादा गंदगी है, जैसे घोड़े खच्चर चल रहे हैं और
हमारे जो घोड़े की लीद है और उसमें बारिश भी हो रही, तो वो सब मिक्स होके वो ऐसा लग रहा है कि उसमें फिसलन हो रही है। तो केदारनाथ धाम की यात्रा के रास्ते पर गंदगी की समस्या इतनी गंभीर हो चली है, धालुओं में बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। जानकारों का ये भी कहना है कि अगर समय रहते कचरे का प्रबंधन नहीं किया गया तो 2013 जैसी भीषण आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है। कि एक तो यात्रियों के प्रेशर से और दूसरा इस तरह के कूड़ा करकट से वेजिटेशन पे बड़ा असर हो रहा है। वहाँ की जो नेचुरल वेजिटेशन है, प्राकृतिक जो पेड़ पौधे हैं, उन पे बड़ा असर पड़ रहा है। और उसकी वजह से क्या है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग, उसका भी असर पौधों पे है। दूसरा जो एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर है, मीन्स टूरिस्ट का आना जाना, यात्रियों का आना जाना, उससे भी पौधों पे बड़ा असर है। केदारनाथ धाम समेत 4 धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालु बीमार भी हो रहे हैं। आए दिन तीर्थ यात्रियों की मौत भी हो रही है। श्रद्धालु पैदल और टट्टू से यात्रा करते हैं। पैदल चढ़ाई में कई लोगों की सांसें फूलती हैं। बारिश में भीगने और ठंड की वजह से श्रद्धालु बीमार पड़ रहे हैं। वक्त पर इलाज नहीं मिलने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। श्रद्धालुओं की देखभाल के लिए तैनात आईटीबीपी के मुताबिक 4 धाम यात्रा के दौरान अब तक 55 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने तीर्थ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। सभी लोग जो 4 धाम आना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट से इसका लिंक लिया जा सकता है, registration@touristcare.uk.gov.in। लगातार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। खराब मौसम की वजह से पुलिस ने यात्रा को रोक दिया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग, गौरीकुंड, रामपुर, फाटा, सीतापुर और गुप्त काशी में ही रोक दिया है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि जो जहां हैं वहीं सुरक्षित जगह पर रहे। ये ऑरेंज अलर्ट है और लगातार सुबह से बारिश हो रही है, तो हमने पैदल यात्रा सुबह 5 बजे रोक ली थी। तो और जो रास्ते में लोग हैं उनसे भी हम लगातार रोक करके उनको ही बता रहे हैं कि जिनके होटल हैं उनको होटल में चले जाएं, और जो जिनके पास होटल नहीं है तो उनको रुद्रप्रयाग में, अगस्त्यमुनि और तिलवाड़ा और गुप्त काशी में उनको रोक रहे हैं। इस बीच 4 धाम की यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बैठक भी की। साफ सफाई और सुरक्षा के सख्त निर्देश दिए गए, लेकिन सच्चाई यही है कि श्रद्धालुओं की तादाद को प्रशासन मैनेज नहीं कर पा रहा है। जरूरी इंतजाम की कमी दिखाई दी, ऊपर से गंदगी की वजह से पहाड़ भी खतरे में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तराखंड में बारिश ने महादेव के भक्तों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो असम में भारी बारिश के चलते, बाढ़ के चलते तबाही मची हुई है। असम में तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हैरान और परेशान करने वाली हैं। आज हम आपको उस रेलवे स्टेशन की तस्वीर दिखाने वाले हैं जो 1 हफ्ते पहले आए भूस्खलन की वजह से बर्बाद हो गया। यहां अब तक रेस्क्यू टीम भी नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि यहां पहुंचने वाला हर रास्ता मलबे में तब्दील हो चुका है। लेकिन जी न्यूज की टीम पैदल इस रेलवे स्टेशन तक पहुंची है। आज जी न्यूज के कैमरों के जरिए तबाही की वो तस्वीरें आप देखिए जो असम में कुदरत के क्रोध की पूरी कहानी कहती हैं। मॉनसून अभी असम पहुंचा भी नहीं है और उससे पहले ही राज्य के कोने कोने में आफतों का पहाड़ टूट पड़ा है। इंद्रदेव ने प्रचंड रूप धारण कर लिया है। कहीं बादल फट रहे, कहीं पहाड़ों से टूट टूट कर पत्थर गिर रहे, तो कहीं मुसीबतों की मूसलाधार बारिश हो रही है। असम के 30 जिलों में आसमानी आफत से हाहाकार। बारिश और भूस्खलन से आफत में जिंदगी। तिनके की तरह बह रही हैं चट्टानें। मैदानी इलाकों में बाढ़ ने मचाई तबाही।
हर साल मॉनसून से पहले असम में बारिश होती है, हर साल बाढ़ से तबाही होती है, लेकिन इस बार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हर बार से ज्यादा खतरनाक हैं, दहशत में डालने वाली हैं। तबाही के इस वीडियो को देखकर हर कोई दंग था। पहाड़ों का हिस्सा टूटकर असम के इस स्टेशन पर ऐसा गिरा था कि बड़ी बड़ी ट्रेन खिलौने की तरह नजर आ रही थी। तबाही के बाद 7 दिन हो गए, लेकिन राहत और रेस्क्यू के नाम पर अब तक स्टेशन से पत्थर का एक टुकड़ा तक नहीं हटाया गया है, क्योंकि यहां तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हैं। हाईवे पर कहीं मलबा जमा है, कहीं पूरा का पूरा हाईवे गायब है। रेल पटरियों की हालत और भी बुरी है। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर के जरिए भी पहुंचना मुश्किल है। लेकिन तबाही के इस वीडियो की सच्चाई जानने न्यू हाफलंग स्टेशन पर 10 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंची है जी न्यूज की टीम। हम आपको वो तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिसे लोगों ने सिर्फ वायरल वीडियो में देखा है। आप देख सकते हैं ये जो ट्रेन की बॉगी सब उलट फुलट होकर पड़ी हुई है। ये सिलचर गुवाहाटी एक्सप्रेस है जो उस समय यहाँ पर स्टेशन पे रुकी हुई थी और अचानक से जो पहाड़ से जो भूस्खलन हुआ और वो सब आकर इस ट्रेन को जैसे खिलौने की तरह यहाँ से वहाँ फेंक दिया। आप देख सकते हैं ये है प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म के पास ही जो एक मालगाड़ी रुकी हुई थी जिसके साथ हमने आपको इंजन दिखाया। ये इंजन और मालगाड़ी इतने दूर पर चली गई और पूरा स्टेशन कीचड़ से भरा हुआ है। पहाड़ों के ऊपर से देखिए न्यू हाफलंग स्टेशन को। ट्रेन के कुछ डिब्बे आपको नजर आ जाएंगे, बाकी मलबे में दब गए हैं। ट्रेन का कुछ हिस्सा टूटकर स्टेशन के बाहर निकल गया है और कुछ प्लेटफॉर्म पर अटक गया है। आप स्टेशन पर ढूंढते रह जाएंगे कि कहां है बैठने वाली कुर्सियां, कहां है वॉशरूम, कहां है टिकट काउंटर। इस स्टेशन पर कुछ नहीं बचा है, ना कोई अफसर, ना कोई कर्मचारी। दिल दहला देने वाली नज़ारा है क्योंकि आप देख सकते हो एक ट्रेन का इंजन कितनी ऊंचाई में होता है, इसका आधा हिस्सा पूरा कीचड़ के अंदर चला गया है और पिछले कई दिनों से ऐसी ही स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये जो रेलवे ट्रैक है ये यहाँ से मणिपुर मिजोरम को जोड़ती है, लेकिन उस तरफ के लिए ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह बंद हो चुका है। ऑल्टरनेट रूट निकाला गया है, रेलवे की तरफ से ऑल्टरनेट रूट से जा रहे हैं, लेकिन ये जो दिमा हासो का ये जो इलाका है हाफलॉन्ग, न्यू हाफलॉन्ग, ये पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इसको जिस वक्त पहाड़ों का हिस्सा टूटकर नीचे गिरा था उससे पहले ही ट्रेन से सारे यात्री निकल चुके थे। स्टेशन के सारे कर्मचारी अपने आप को बचाने के लिए इस ब्रिज पर खड़े हो गए थे। अच्छी बात सिर्फ ये रही कि ब्रिज उस वक्त भी टिका रहा। इतने ऐसा हो गया, मैं दुनिया भर का आदमी रहा ब्रिज के ऊपर, ऐसा घटना हो गया। घटना का बात यही रहा, रेलवे के स्टाफ, स्टेशन मास्टर, आरपीएफ, जीआरपी सभी रहा वहाँ पर। अच्छा, ये सब उसी टाइम में यह घटना हुआ। क्या बहुत जोर से आवाज आया, बारिश हुआ, क्या हुआ? बहुत जोर से बारिश आया, पत्थर आया, पानी और लकड़ी से पूरा ठेल दिया डब्बा को। पिछले 7 दिनों से भयानक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की आफत से गुजर रहा है असम। रोजाना बाढ़ और भूस्खलन की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ दरक रहे हैं, चट्टानें तिनके की तरह बह रही हैं, तो मैदानी इलाकों में बाढ़ ने कहर मचा रखा है। असम में विनाशकारी बाढ़ से 7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम के 33 में से 29 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 1 लाख लोग 234 राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने करीब 22,000 लोगों का रेस्क्यू किया है। हालांकि कई जिलों में लोगों को जान बचाने के लिए रेलवे पटरियों पर रहना पड़ रहा है। मौसम का संतुलन इस बार भी बिगड़ चुका है। देश के एक हिस्से में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है तो दूसरा हिस्सा बारिश की वजह से बाढ़ में डूबा हुआ है।
असम में बारिश ने इस कदर कहर मचा रखा है कि गांव-गांव पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। और ये हाल केवल असम के 1-2 इलाकों का नहीं है, आधे से ज्यादा राज्य का यही हाल है। गुवाहाटी से सौमित सेनगुप्ता, जी मीडिया। इस वक्त एलएसी पर भारत और चीन की सेना आमने सामने डटी हुई है। हालात यहां तक पहुंचे हैं कि दोनों देशों की सेनाएं लगातार युद्धाभ्यास कर रही हैं। भारत ने अपने हजारों सैनिक जम्मू कश्मीर में एलओसी से एलएसी की तरफ मूव कर दिए हैं। यही नहीं, भारत की फौज लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक एलएसी पर युद्धाभ्यास कर रही है। आखिर भारतीय सेना एलएसी पर एक्टिव हो गई है। क्यों एलएसी पर सेना का मूवमेंट बढ़ा दिया गया है? क्या चीन भारत से युद्ध चाहता है? क्या हिंद की सेना चीन से युद्ध की तैयारी कर रही है? इस रिपोर्ट में समझिए। फिर आमने सामने भारत और चीन की सेना। एलएसी पर भारतीय सेना की तैयारी। अब ड्रैगन को सबक सिखाने की बारी। करीब 2 साल पहले गलवान घाटी पर हुई झड़प के बाद से ही भारत और चीन के बीच रिश्ते तनाव भरे दौर में हैं। और अब यह तनाव एक बार फिर गहराने लगा है। कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी चीन सुधरने को तैयार नहीं है। चीन एक तरफ तो विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की अपील कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एलएसी पर उसकी फौजों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। चीन समझौते के बावजूद लगातार सरहद के करीब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। वो पक्की सड़कों के साथ पैंगोंग लेक के अपने कब्जे वाले हिस्से पर एक पुल भी बना रहा है। चीन की ये तैयारियां भारत के लिए खतरे की घंटी हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पैंगोंग लेक पर एक और ब्रिज बनाने के साथ ही साथ ईस्टर्न लद्दाख में चीनी सेना अपनी गतिविधियों को बढ़ाने में लगातार लगी हुई है। गालवान क्लैश से पहले जहां ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में 5 चीनी मिलिट्री बेस कैंप हुआ करते थे, अब उनकी संख्या बढ़कर के 14 हो गई है। चीन की नीयत और उसके इरादों को भारत अच्छी तरह से समझ चुका है और इसीलिए अब भारतीय सेना भी कमर कस चुकी है। चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए सेना किसी भी मोर्चे पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारतीय सुरक्षा बल युद्ध अभ्यास में जुट गए हैं। एलएसी पर भारतीय सेना और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी लगातार ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है। मकसद साफ है, गलवान की ही तरह चीन की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देना। कुछ वक्त पहले ही भारतीय सेना और आईटीबीपी ने उत्तराखंड में चीन से लगी सीमा पर बड़ा अभ्यास किया था। IBEX नाम के इस अभ्यास के जरिए सेंट्रल सेक्टर में चीन के खिलाफ फौजी तैयारियां परखी गई। जैसे चाइना ने फिर से अपना एग्रेशन भारत की तरफ आप कहें तो बढ़ा दिया है, राइट, उसकी जो मूव्स इस समय चल रही हैं, तो भारत भी अपनी सैन्य एक्सरसाइजेस करके अपनी प्रिपेयर्डनेस बना करके चाइना को ये इंडिकेट कर रहा है कि आप इस तरह से हर बार नहीं कर सकते, या हर बार जब आप करेंगे आपको उसका एक इंक्रीजिंग लेवल ऑफ जवाब मिलेगा भारत की तरह से। लद्दाख हो, उत्तराखंड हो या फिर अरुणाचल प्रदेश, चीन से लगे इन इलाकों में सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की रही है। खास तौर पर लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में सेना के लिए तेजी से मूवमेंट कर पाना और भारी हथियारों को मोर्चे तक पहुंचाना बड़ी चुनौती रहा है। लेकिन अब ये तस्वीर बदल रही है। अहम मोर्चों तक अपनी पहुंच और पकड़ बनाने के लिए भारत ने भी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। नई सड़कों और पुलों की वजह से भारतीय सेना के लिए भी टैंक, तोपों
और दूसरे फौजी साजो सामान को सरहद तक पहुंचाना आसान हो गया है। भारत और चीन एक दूसरे के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं और ये बॉर्डर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरता है। सहूलियत के लिहाज से सीमा को 3 हिस्सों में बांटा गया है। वेस्टर्न सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, सेंट्रल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और ईस्टर्न सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पूरी सीमा के हर हिस्से पर ही चीन की नजर रहती है और इसीलिए गलवान में हुई झड़प के बाद से ही भारत ने एलएसी पर करीब 2.25 लाख सैनिकों को तैनात कर रखा है। इसमें 60,000 से ज्यादा सैनिक तो अकेले पूर्वी लद्दाख के इलाके में तैनात हैं, ताकि चीन की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। हम अपने वेपन्स भी इंक्रीज कर रहे हैं और एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो चाइना को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि उसके जो कदम हैं वो भारत द्वारा अननोटिस तो क्या, कि भारत की तरफ से उनका कोई कॉरस्पॉन्डिंग जवाब नहीं होगा प्रिपेयर्डनेस को लेकर के, क्योंकि किसी भी खतरे को डील करने के लिए अब हम सतर्क हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे। वहां उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। इस दौरान धारा 370 हटाने से लेकर काशी कॉरिडोर के निर्माण तक का जिक्र हुआ और भारत माता की जय के नारे लगे। पीएम मोदी ने भी लोगों को निराश नहीं किया और उनसे मुलाकात कर भारत को मजबूत बनाने की अपील की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को टोक्यो में मिले इस मान सम्मान से चीन को टेंशन होने लगी है। लेकिन क्यों, चीन को इतनी परेशानी क्यों है, ये भी रिपोर्ट में देखिए। जापान में भारत माता की जय जयकार। जापान में मोदी मोदी की गूंज। टोक्यो में गूंजा जय श्री राम। लव इन टोक्यो से जला ड्रैगन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जापान की धरती पर कदम रखा तो उनका स्वागत कुछ इसी अंदाज में हुआ। टोक्यो की सड़कों पर मोदी मोदी की गूंज सुनाई देने लगी। भारत माता के जयकारे लगने लगे। ये पीएम नरेंद्र मोदी का वो जादू है जिसका असर 7 समंदर पार भी दिखाई देता है। ये स्वागत दुनिया में हिंदुस्तान के लहराते परचम की नजीर है। जैसे जैसे प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ा, भारत और नरेंद्र मोदी के लिए लगने वाले नारों की आवाज भी बुलंद होती चली गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन लोगों को निराश नहीं किया। अपने ही अंदाज में वो नीचे उतरे और फिर जापान में मौजूद भारतीयों के पास पहुंच गए। पीएम को सामने देख लोगों ने भी स्वागत गीत गाने शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री से मिलने आए लोग अपने साथ तिरंगा और कई तरह के पोस्टर साथ लाए थे। लेकिन एक पोस्टर ऐसा भी था जिस पर सबकी निगाहें अटक गईं। ये पोस्टर था, जो 370 हटाए हैं वो टोक्यो आए हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पहुंचे थे। पीएम ने भी इन सब से मुलाकात की, बच्चों से हाथ मिलाए और हालचाल भी पूछा। हुजूम में आगे मौजूद कुछ लोग तो प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने की कोशिश करते नजर आए। हालांकि पीएम ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया। प्रधानमंत्री आगे बढ़े तो उनकी नजर भारतवंशी बच्चों के साथ खड़े कुछ जापानी बच्चों पर पड़ी। ये जापानी बच्चे भी उनके स्वागत के लिए लाइन में खड़े थे। इन बच्चों के हाथों में प्रधानमंत्री के स्वागत में हिंदी, अंग्रेजी और जापानी सहित भारत की अलग अलग भाषाओं में लिखे पोस्टर थे।
प्रधानमंत्री ने इन बच्चों के सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे बातचीत भी की। एक बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना नाम हिंदी में बताया तो फिर पीएम और उसकी बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया। मेरा नाम वित्सुकी है, मैं ग्लोबल इंडियन स्कूल 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जापान में आपका बहुत स्वागत है। तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह वाह। और जापानी में क्या लिखा है? ये 3 भाषा लिख दिया। प्रधानमंत्री ने इस जापानी छात्र की पेंटिंग पर ऑटोग्राफ भी दिए। इसके बाद उन्होंने उनके स्वागत के लिए खड़े दूसरे जापानी बच्चों से भी बात की और उनकी तारीफ की। एक बार ऑटोग्राफ देने का सिलसिला शुरू हुआ तो पीएम मोदी ने किसी बच्चे को निराश नहीं किया। क्या बोले पीएम? मुझे बहुत खुशी हुई, पहले बार मिली थी। आपसे बात की उन्होंने? क्या बोले आपको? आपका नाम क्या है? प्रधानमंत्री के ऐसे रुख ने बच्चों के साथ ही उनके माता पिता का भी दिल जीत लिया। भारतीयों के लिए इतनी गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने पूरे विश्व में जिस तरीके से भारत का इमेज बनाया है, इससे गर्व, इसे ये पिछले 10 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। 2014 के बाद वो गर्व की भावना इतनी बढ़ गई है कि हमें गर्व होता है भारतीय कहने पे। इन तस्वीरों से ये साफ हो गया कि दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कोई अंतर नहीं आता। उनके हर विदेश दौरे में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। जापान की धरती पर भी उनके स्वागत की कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आईं। लेकिन जापान में भारत को मिल रहे इस प्रेम ने चीन को जरूर टेंशन में डाल दिया है। टोक्यो से पलकी उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड की मीटिंग के लिए जापान क्या पहुंचे, चीन की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। चीन के विदेश मंत्री ने क्वाड को एशियाई नेटो बता दिया और ये दावा किया कि चीन को घेरने के लिए बनाया गया है ये गठबंधन, कभी भी ये कामयाब नहीं होगा। लेकिन मानवीय सहायता, जलवायु परिवर्तन और मुक्त व्यापार जैसे मुद्दों के लिए बनाए गए इस रणनीतिक संगठन से चीन इतना खौफ में क्यों है? चीन के डर के पीछे की पूरी कहानी अब हमारी इस रिपोर्ट में समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं के साथ बैठक के लिए जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच चुके हैं। 24 मई को होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम एंथोनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा शामिल होंगे। क्वाड की मीटिंग के बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग के बीच चीन एक बार फिर लद्दाख में अपनी पुरानी हरकतों पर उतर आया है। चीन लद्दाख की पैंगोंग लेक में पुल बनाने के साथ फौजी जमावड़ा भी बढ़ा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक में असली फोकस चीन पर ही रहेगा। दरअसल हाल के कुछ सालों में चीन ने भारत पर दबाव बनाने के लिए हिंद महासागर में तेजी से अपनी ताकत बढ़ाई है। यही नहीं, वो पूरे साउथ चाइना सी पर भी अपना दावा ठोक रहा है। जानकारों की माने तो उसकी इसी दादागिरी को खत्म करने के लिए ही क्वाड का गठन हुआ है। क्वाड अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक रणनीतिक संगठन है और इसे 2007 में बनाया गया था। इसका एक बड़ा मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र के दूसरे देशों को चीन के प्रभाव से बचाना है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में समंदर के रास्ते होने वाले व्यापार की सुरक्षा और उसकी स्वतंत्रता भी क्वाड का दूसरा अहम मकसद है। क्वाड के एजेंडे में समुद्री सुरक्षा के साथ साइबर सुरक्षा, आर्थिक और मानवीय सहायता, जलवायु परिवर्तन, महामारी और शिक्षा जैसे मुद्दे भी शामिल हैं। यानी ये चीन को घेरने की सबसे ताकतवर चौकड़ी है। चीन भी इस बात को समझ रहा है और वो क्वाड को लेकर इस कदर खौफ में है कि इसे उसकी बौखलाहट से साफ समझा जा सकता है। कई मौकों पर चीन क्वाड को एशियाई नेटो तक कह चुका है। 在涉及中国主权和领土完整等核心利益问题上，中方没有任何妥协退让余地。任何人不要低估中国人民
捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。不要站在14亿中国人民的对立面。我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美3个联合公报规定。 दरअसल चीन को सबसे बड़ी टेंशन क्वाड में भारत की मौजूदगी से है। चीन को डर है कि भारत का अमेरिका और जापान जैसे ताकतवर देशों के साथ गठबंधन उसके लिए चुनौती बन सकता है। भारत क्वाड में अपना कद बढ़ाकर भारत चीनी दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए एशिया में शक्ति संतुलन भी कायम कर सकता है। इसके अलावा क्वाड ने इस इलाके में चीन की अवैध फिशिंग यानी अवैध तरीके से मछली पकड़ने के धंधे को बंद करने का भी पक्का इंतजाम कर लिया है। क्वाड से चाइना को अगर कंट्रोल नहीं भी कर पाए दुनिया, पर चाइना पे अंकुश तो लगा देगी और अंकुश लगाने शुरू हो गए हैं। और ये अंकुश लगेंगे चाइना की स्पीड पर और चाइना की मार्केट एक्सेस पर। तो चाइना की इस स्टैंडर्ड डोमिनेशन को काउंटर करने के लिए क्वाड बहुत इंपॉर्टेंस प्लेस कर रहा है। चौतरफा घिरा चीन भारत पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक तरफ तो वो भारत की और भारत की नीतियों की तारीफ कर रहा है, तो दूसरी ओर वो LAC पर शक्ति प्रदर्शन भी कर रहा है। लेकिन भारत चीन के इरादों को और उसकी चालों को अच्छी तरह से समझ चुका है और क्वाड की ये बैठक कूटनीति के मोर्चे पर भारत का चीन को करारा जवाब है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.